नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की 2022 की परीक्षा के लिए सेक्शनल टेस्ट 7 है, जिसमें हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो कि बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अश्वघोषा वॉज ऑथर ऑफ बुद्ध चरित, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, ये भी सही है। अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सतवाहना किंग गौतमी पुत्रा फ्रॉम आंध्रा रीजन। तो ध्यान रखिएगा, जो अश्वघोष थे ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। ठीक है, ये कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे। तो पहला स्टेटमेंट में आप देखिए आधी लाइन जो है वो गलत लिख दी। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे, ना कि सतवाहना किंग गौतमी पुत्रा के कंटेम्प्रेरी थे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत हो गया। आपसे ही पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला तो हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं। नागार्जुन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। जो नागार्जुन थे उन्हें महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी में स्टेटमेंट में आधी लाइन आगे लिखी हुई है कि नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। तो देखिए, नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के नहीं, अपितु आप कह सकते हैं कि ये सतवाहना किंग गौतमी पुत्रा फ्रॉम आंध्रा रीजन के समकालीन थे। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इन्वर्स रिटर्न है ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, आधे आधे स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अश्वघोष जो थे वो बुद्ध चरित के ऑथर थे, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज की गई थी। अश्वघोष जो थे वो कंटेम्प्रेरी किसके थे? कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे। कनिष्क यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। और नागार्जुन जो थे वो आप कह सकते हैं सतवाहना किंग गौतमी पुत्रा फ्रॉम आंध्र रीजन के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और नागार्जुन जो थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि बुद्धघोष 5वीं शताब्दी के महान विद्वान थे जिन्हें पाली भाषा में महारत हासिल थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बुद्धघोष ने विशुद्धि मग्गा, शुद्धिकरण का मार्ग की रचना की थी। तो बुद्ध घोष के द्वारा ही विशुद्धि मग्गा की रचना की गई थी, जिसका अर्थ होता है शुद्धिकरण का मार्ग। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे देख लेते हैं। धर्माकृति 7वीं शताब्दी के एक महान कवि, संगीतकार, विद्वान और वक्ता थे। तो जो धर्माकृति थे, ध्यान रखिएगा, ये 7th सेंचुरी के पोएट नहीं थे, बल्कि हम कह सकते हैं ही वॉज द ग्रेट बुद्धिस्ट लॉजिशियन, सब्टल फिलोसफर, थिंकर एंड डायलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर उपाधियाँ इनकी गलत लिखी हुई हैं। ये कवि, संगीतकार, विद्वान तो आप कह सकते हैं, लेकिन कवि संगीतकार नहीं थे। ही वॉज द बुद्धिस्ट लॉजिशियन, फिलोसफिकल थिंकर, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। सही का ही आपको चयन करना था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभिधर्म कोश को आज भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। इसकी रचना किसने की थी? बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक आपसे पूछा जा रहा है कि अभिधर्म कोश के रचनाकार कौन है, और दूसरा है कि जो बौद्ध तर्कशास्त्र है उसके संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जो अभिधर्म कोश है इसके रचनाकार वसुबंध थे। ठीक है, अभिधर्म कोश के रचनाकार वसुबंध थे, और जो बौद्ध तर्कशास्त्र था उसके संस्थापक थे दिनग्गा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वसुबंध और दिनग्गा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। जैन रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं और इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें। पहला लिखा हुआ है कि जैन सिद्धांत के मूल को अनेकांतवाद, श्यायवाद, न्यायवाद और पंच महाव्रत के नियमों में व्यक्त किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है महायान का शाब्दिक अर्थ बृहत्तर मार्ग है। महायान और हीनयान नाम महायान संप्रदाय द्वारा दिए गए हैं।
दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट का चयन करना था, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश वाला है इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा, सॉरी ये इंग्लिश वाला नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना था, दोनों ही सही हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है रिलेटेड टू द मेन वर्ड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म या जैन धर्म के मुख्य शब्द से संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है बसादी। बसादी जैन मठी व्यवस्था को ही कहा जाता था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अवधिजन, अवधिजन आप कह सकते हैं सुपर ह्यूमन कग्निशन या उत्तम मानव बोध को व्यक्त किया जाता था अवधिजन नाम से। गांधार, ध्यान रखिएगा, जो गांधार था आप कह सकते हैं ये महावीर के प्रमुख शिष्य से, और मोहनिया आप कह सकते हैं भ्रम पैदा करने वाले कर्म को कहा जाता था। तो देखिए तीसरा और चौथा इन्वर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। पहला दूसरा हमारा सही है, सही विकल्प का चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, नॉट करेक्ट। तो श्वेतांबर भिक्षुओं के मोक्ष प्राप्ति मार्ग के लिए नग्नता का पालन करने को परम आधार मानने पर बल देते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये विचार दिगंबर का होता था, ना कि श्वेतांबर का। ठीक है, जो दिगंबर थे वो भिक्षुओं के मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए नग्नता का पालन करने को परम आधार मानते थे या मानने पर बल देते थे। तो कौन देता था? श्वेतांबर नहीं देते थे, दिगंबर देते थे। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दिगंबर इस बात पर जोर देते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण नग्नता का पालन करना आवश्यक नहीं है। दिगंबर असर्ट्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट न्यूडिटी इज नॉट एसेंशियल टू अटेन साल्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये श्वेतांबर के लिए करेक्ट है, दिगंबर के लिए नहीं। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत लिखे हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, श्वेतांबर परंपरा में 21वें तीर्थंकर मल्ली नामक एक महिला थी जो जैन धर्म में एकमात्र स्त्री तीर्थंकर हैं। तो आप कह सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी एक तरह से गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 21वीं आप कह सकते हैं तीर्थंकर नहीं बल्कि 19वीं तीर्थंकर थी, 19 तीर्थंकर। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो डी वाले ऑप्शन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं करेक्शन है, उपरोक्त सभी एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नन ऑफ द एबव यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में किया गया था। पहली जैन परिषद के अध्यक्ष स्थल भद्र थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो फर्स्ट जैन संगीत हुई थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में किया गया था, और जो परिषद के अध्यक्ष थे वो आपके स्थूलभद्र थे। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड जैन काउंसिल वर ऑर्गेनाइज्ड इन राजगिर इन 453 और 466 सीई। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड जैन काउंसिल थे उसका आयोजन राजगिर में नहीं हुआ था, उसका आयोजन वल्लाभी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वल्लाभी में हुआ था। वल्लाभी कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है, वल्लाभी गुजरात में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स अगर प्रेसिडेंट की बात किया, सेकेंड जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? तो देवराधी, प्रेसिडेंट का नाम था देवराधी। ध्यान रखिएगा, देवराधी। ठीक है, सेकेंड जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट देवराधी थे, फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट स्थूलभद्र थे। तो आप कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट केवल सही है, ये हमारा उत्तर जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, सही विकल्प कौन सा नहीं है ये आपको ढूंढना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, मुद्रा राक्षस एक ऐसा ऐतिहासिक नाटक जो चाणक्य की चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध रचित चतुर साजिशों का वर्णन करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो मुद्रा राक्षस है आप कह सकते हैं इट इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा डिस्क्राइबिंग द क्लेवर मेथड्स ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्ताज एनिमी। दूसरा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है परिशिष्ट पर्वन के बारे में, ये चंद्रगुप्त की जैन धर्म के साथ संबंध स्थापित करता है। तो इट एस्टेब्लिशेस चंद्रगुप्ताज कनेक्शन विद जैनिज्म, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, परिशिष्ट पर्वन। पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द चाणक्य इज ऑफन कंपेयर टू द इटालियन रशियन राइटर निकोलो मैक्वेले।
ठीक है। तो चाणक्य को अक्सर कंपेयर किया जाता है इटालियन रशियन राइटर निकोलो मैकियावेली से। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपके निकोलो मैकियावेली थे, ये रशियन राइटर नहीं थे, ये इटालियन राइटर थे, तो इसलिए रशियन लिखा हुआ ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट का ही चयन करना था, तो आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, तो देख लेते हैं। दंडिन, तो इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी दशा कुमार चरितम। हेमचंद्र, इनकी रचना थी परिशिष्ट पर्वन। विशाख दत्त की रचना थी, आई होप आप सभी को पता होगा, मुद्रा राक्षस। और बाण भट्ट की रचना थी कादम्बरी। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको करेक्ट विकल्प का चयन करना था, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन का, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दंदिन की रचना थी दशा कुमार चरितम। हेमचंद्र की रचना थी परिशिष्ट पर्वन। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और बाण भट्ट की कादम्बरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, 3 ऐसे बौद्ध ग्रंथ जो हमें चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण देते हैं, इनका नाम है दीपवंश, अशोक वंदना और दिव्यावदान। तो ये तीनों ही आप कह सकते हैं स्टेटमेंट गलत है। जो 3 बौद्ध ग्रंथ हैं वो आपके महावंश, मिलिंद और महाभाष्य हैं, जो हमें चंद्रगुप्त के जीवन का विवरण देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 3 टेक्स्ट महावंश, मिलिंद और महाभाष्य ऐसे 3 ग्रंथ हैं जो सम्राट अशोक के विवरण उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अशोक का विवरण हमें मिलता है दीपवंश, अशोक वंदना और दिव्यावदान से। तो दोनों स्टेटमेंट आप कह सकते हैं इन्वर्स रिलेटेड हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्यों, या फिर आप कह सकते हैं बोथ 1 into 2, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था और दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इन्वर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? आपको करेक्ट ऑप्शन का सही विकल्प का चयन करना है। यूनानियों ने भगवान श्री कृष्ण को डियोनिसस कहकर संबोधित किया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को यूनानियों ने, आप कह सकते हैं, डियोनिसस और हेराकल्स के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, डियोनिसस और हेराकल्स। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ग्रीक स्कॉलर्स हैव कंसीडर्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रोकोटस एंड हेराकल्स। तो ध्यान रखिएगा, हेराकल्स मैंने अभी आपको बताया श्री कृष्ण को संबोधित किया जाता था यूनानियों के द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका, ये 1 and 3 होना चाहिए था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका 1 and 3 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दूसरे में क्या गलत है मैंने बता दिया। हेराकल साहब श्री कृष्ण को कहा जाता था और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसलिए आप किसी भी ऑप्शन में तीसरा स्टेटमेंट जोड़ लीजिए ए वाले ऑप्शन में। तो 1 and 3 हमारा करेक्ट है, करेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए संघर्ष से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 309 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट गलत है, 309 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 301 होना चाहिए था। यहाँ पर 301 होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युद्ध में पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर को केवल 50 हाथियों के बदले चंद्रगुप्त मौर्य को अराकोशिया, जेड्रोसिया और पारापोमिसदाई देने को मजबूर किया गया था। तो 50 हाथियों के बदले नहीं देने को मजबूर किया गया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होना चाहिए था 500 हाथियाँ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, यहाँ 50 हाथी नहीं, यहाँ 500 हाथी होना चाहिए था। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो अराकोसिया है ये आपका दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान का कांधार क्षेत्र है। जेड्रोसिया आप कह सकते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और पारापोमिसदाई जो है ये आपका अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच का क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप काबुल, हेरात और गांधार को जानते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जो रीजन्स लिखे हुए बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। पहला दूसरा हमारा गलत लिखा हुआ है, सही विकल्प का आपको चयन करना था। तो आप देख सकते हैं जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 ओनली। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। जैन ग्रंथों और परंपरा के अनुसार बिंदुसार ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर चला गया, जहां उसने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जैन ग्रंथों की परंपरा के अनुसार बिंदुसार ने बाद में जैन धर्म तो अपनाया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नहीं गया था, भद्रबाहु के साथ गया था। ध्यान रखिएगा, जो श्रवण बेलगोला गए थे बिंदुसार, वो भद्रबाहु के साथ गए थे, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य गलत लिखा हुआ, यहाँ पर भद्रबाहु होना चाहिए था। और पहला स्टेटमेंट इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो श्रवण बेलगोला है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका मैसूर में है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वाम सत्य प्रकाशनी, यह बिंदुसार और चंद्रगुप्त के दिव्य चरित्र पर लिखा गया 10वीं शताब्दी की का व्याख्यात्मक निबंध है। तो ध्यान रखिएगा, जो वाम सत्य प्रकाशनी है यह बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखा हुआ निबंध नहीं है, बल्कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखा गया निबंध है। ठीक है, तो बिंदुसार नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर चाणक्य होना चाहिए था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, पहला भी गलत है, तो 2C वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का ही चयन करना था। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द वेरियस नेम्स ऑफ एम्परर अशोका। अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके विभिन्न नामों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। देवानाम पिय और पियदासी, यह नाम दीपवंश और महावंश में दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जो देवानाम पिय और पियदासी है ये आपका दीपवंश और महावंश में दिए गए हैं। दूसरा लिखा हुआ है धर्म अशोक, इस नाम का उल्लेख मस्की शिलालेख में मिलता है। तो जो धर्म अशोक नाम का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सारनाथ इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ना कि मस्की इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो उल्टा लिखा हुआ है, तीसरे में उसका ऑप्शन लिखा हुआ है, और जो बुद्ध शाक्य और अशोक है ये नाम आपको मस्की एडिक्ट में मिलता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इनवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक के नाम से संबोधित किया है। तो जो ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने बिंदुसार को, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को इन्होंने अमित्रघात नहीं बल्कि अमित्रोचेटस नाम से उल्लेखित किया है, अमित्रघात नाम से नहीं। ठीक है, अमित्रोचेटस नाम से। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था अमित्रोचेटस। और महाभाष्य में अशोक हैड बीन रिफर्ड टू द अमित्रोचेटस लिखा हुआ, ये भी गलत है, अमित्रोचेटस नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था अमित्रघात। ठीक है, तो उल्टा लिखा हुआ है, बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा जाता था और जो आपका अशोक था उसे अमित्रोघात कहा जाता था। ठीक है, तो पहला दूसरा हमारा उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा लिखा हुआ है कि बृहद्रथ हैड कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, दैट इज लैंड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो बृहद्रथ नहीं, आप कह सकते हैं बिंदुसार के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा कि बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी थी, वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था, कोई भी सही नहीं है, इसलिए डी नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या उस विकल्प का चयन करना है जो सही नहीं है। तो महावीर कर्नाटक क्षेत्र के 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, और जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में बैठा करते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कश्यप ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना की, एंड जिसमें गणितीय प्रश्नों को हल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो गणित सार संग्रह पुस्तक थी ये कश्यप की नहीं थी। ठीक है, ये आपकी महावीर की थी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी में लिखी पुस्तक लीलावती के लेखक हैं, जिसमें कैलकुलस के महत्वपूर्ण विचार शामिल किए गए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का ही चयन करना था, इसलिए सेकंड ऑप्शन या B2 ओनली हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि जो महावीर थे 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में बैठा करते थे। महावीर ने ही गणित सार संग्रह की रचना की थी, ध्यान रखिएगा, कश्यप ने नहीं की थी। तो इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया।
ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भास्कर जो थे ये लीलावती के लेखक थे, ध्यान रखिएगा, इसमें कैलकुलस के महत्वपूर्ण विचार शामिल किए गए थे। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, इनकरेक्ट का ही चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सही विकल्प का आपको चयन करना था करेक्ट ऑप्शन का। धन्वंतरि ने हस्तायुर्वेद नामक निबंध की रचना की थी, ऐसा कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हस्तायुर्वेद नामक निबंध की रचना महर्षि पलकाप्या ने की थी, ध्यान रखिएगा, पलकाप्या ने, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है महर्षि पलकाप्या, इन्होंने हस्तायुर्वेद नामक निबंध की रचना की थी। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि महर्षि पलकाप्या चरक के शिष्य व औषधियों की आयुर्वेदिक पद्धति के प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। तो ये स्टेटमेंट सही किसके बारे में होगा? ये वाघभट्ट के बारे में सही होगा, ध्यान रखिएगा, वाघभट्ट के बारे में सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की है वो किसने की है? वाघभट्ट के द्वारा की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है, इसलिए आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया गया है, जिसमें राइनोप्लास्टी का विस्तृत विवरण है या वर्णन है। इस पद्धति में कटी हुई नाक और कटी हुई कान को कान की लौ को ठीक करने के लिए त्वचा की झिल्ली को लगाए जाने का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए जो सुश्रुत संहिता के लेखक थे वो आप कह सकते हैं सुश्रुत ही थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं तीनों ही ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो सुश्रुत संहिता के लेखक थे वो आपके सुश्रुत ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। कालिदास की रचना क्या है? तो आपको पता है कालिदास की रचना थी रघुवंशम। उसके बाद लिखा हुआ भैरवी, भैरवी की रचना थी आपकी कीर्तार्जुनियम। श्री हर्षा, इनकी रचना थी फ्रेंड्स नैसाध्य चरितम। और जो मंथा थे इनकी रचना थी हयाग्रववधा। हयाग्रववधा किसकी रचना है? मंथा की रचना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कालिदास की रचना क्या है? रघुवंशम। भैरवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। श्रीहर्षा की रचना है नैसाध्य चरितम और मंथा की रचना है हयाग्रववधा। तो आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था, कोई भी सही मैच नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुप्ता पीरियड से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो महाप्रतिहार, महाप्रतिहार आप कह सकते हैं चीफ ऑफ दी पैलेस गार्ड्स या महल के पहरेदारों का प्रमुख होता था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है दंडापशिक। दंडापशिक आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर होते थे, ना कि शुल्क एकत्र करने वाले रेवेन्यू कलेक्टर। तो ध्यान रखिएगा दंडापशिक जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा लिखा हुआ है अक्षय पटलाधिकृत। अक्षय पटलाधिकृत जो थे ये शाही अभिलेखों के संरक्षक या कीपर ऑफ द रॉयल रिकॉर्ड्स माने जाते थे। तो देखिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दंडापिशक जो हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, ना कि रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। तो दूसरा गलत है, गलत का ही चयन करना था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प का। पहला लिखा हुआ है महाराजा घटोत्कच गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य की नींव, या फिर हम कह सकते हैं जो गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे वो घटोत्कच नहीं थे, बल्कि वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, ठीक है। तो गुप्त वंश के पहले प्रमुख शासक जिसने गुप्ता एम्पायर की नींव रखी, फाउंडेशन रखा, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो इनके लिए करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये महाराजा घटोत्कच यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम इंक्लूड्स सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड मद्रास विद इट्स कैपिटल एट वैशाली। तो ध्यान रखिएगा दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है? क्योंकि जो कैपिटल थी इनकी वैशाली में नहीं थी, कैपिटल थी पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं द श्वेतांबर मेक यूज ऑफ द टर्म पुराना फॉर हेजियोग्राफीज। तो यहाँ पर श्वेतांबर नहीं होना चाहिए था,
श्वेतांबरों ने पवित्र जीवनियों को संदर्भित करने के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया था, ये गलत है। दिगंबरों ने, आप कह सकते हैं, श्वेतांबर नहीं होना चाहिए था, यहाँ दिगंबर होना चाहिए था। दिगंबरों ने पवित्र जीवनियों को संदर्भित करने के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया था। और इसी में आगे लिखा हुआ है दिगंबर मेक यूज ऑफ द टर्म चरिता फॉर हेजियोग्राफी। दिगंबरों ने पवित्र जीवनियों को संदर्भित करने के लिए चरित शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि श्वेतांबरों ने पवित्र, यहाँ पर श्वेतांबर होना चाहिए था, श्वेतांबरों ने पवित्र जीवनियों को संदर्भित करने के लिए चरित शब्द का प्रयोग किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, इसलिए आप कह सकते हैं डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है गलत विकल्प का। पहला लिखा हुआ है समुद्रगुप्त को उसकी युद्ध और विजय नीति के कारण इतिहासकार आरवी स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन आरवी स्मिथ के द्वारा नहीं कहा गया था। ध्यान रखिएगा, दो इतिहासकार थे, एक थे आपके आरवी स्मिथ, ठीक है, और एक थे आपके वीए स्मिथ। तो जो आरवी स्मिथ थे इनका नाम था रोनाल्ड विवियन स्मिथ, और जो वीए स्मिथ थे ये थे आपके विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वीए स्मिथ ने कहा था, ना कि आरवी स्मिथ ने। ठीक है, वीए स्मिथ का मतलब विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त के अभिलेख की रचना हरिसेन द्वारा शुद्ध संस्कृत में की गई थी, जो न केवल उसका दरबारी कवि था बल्कि एक कुमारा मात्य भी था। ठीक है, समुद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड इन प्योर संस्कृत बाय हरिसेना, हु वॉज नॉट ओनली हिज कोर्ट पोएट बट वॉज ऑल्सो अ कुमारा मात्य। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। पहला हमारा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरवी स्मिथ और वीए स्मिथ में कंफ्यूज नहीं होना है। आरवी स्मिथ आपके इतिहासकार ही थे, रोनाल्ड विवियन स्मिथ, लेकिन समुद्रगुप्त को नेपोलियन जो कहा गया था भारत का, ये वीए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त प्रथम को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को, सेकंड को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है चंद्रगुप्त सेकंड हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड सिंह विक्रम। तो ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने ये दो टाइटल लिए थे, विक्रमादित्य और सिंह विक्रम की। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा ओनली 2। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा गलत है, चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, अगर उनकी टेरिटरी की इन्फॉर्मेशन पूछी जाए कहाँ से हमें मिलती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार का जो उल्लेख है ये आप कह सकते हैं मेहरौली के आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में किया गया है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी टेरिटरी बताई गई है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल को बताया गया है। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य था उसके विस्तार का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली में मिलता है। और इस इंस्क्रिप्शन में जो साम्राज्य बताया गया है वो बताया गया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 प्रसिद्ध विद्वानों से सुशोभित था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। शंकु मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि शंकु जो थे वो आप कह सकते हैं एक वास्तुकार थे। ठीक है, जिसने शिल्प शास्त्र की रचना की थी। तो आप कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो उसका आंसर दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो घट कपारा थे वो एक वास्तुकार लिखा हुआ है, वास्तुकार थे जिसने शिल्प शास्त्र। तो ये आप कह सकते हैं जो घट कपारा थे ये वास्तुकला के विशेषज्ञ हुआ करते थे, मूर्तिकला और वास्तुकला के। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। काह पनाका एक ज्योतिषी थे जिसने ज्योतिष शास्त्र की रचना भी की थी। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। काह पनाका के बारे में ये एक ज्योतिष शास्त्र थे। तीसरा हमारा सही है, तो आप कह सकते हैं सही विकल्प का ही चयन करना था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 3। पहले और दूसरे में गलत क्या है? क्यों? क्योंकि जो शंकु थे, पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि ये एक आर्किटेक्ट थे, और जो घटकपारा थे ये एक स्कल्पचर एक्सपर्ट थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। कुमारगुप्त प्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। तो ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम नहीं होना चाहिए, कुमारगुप्त सेकंड होना चाहिए था यहाँ पर।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम होना चाहिए था, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, कुमारगुप्ता प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर कि स्कंदगुप्त प्रथम हैड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य। तो ध्यान रखिएगा, शक्रादित्य और महेंद्रादित्य का जो उपाधि था या जो टाइटल था ये कुमारगुप्त प्रथम ने लिया था, कुमारगुप्ता प्रथम के टाइटल हैं ये शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कोई भी करेक्ट नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक बार क्या क्या गलती है फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। लिखा हुआ है कुमारगुप्त प्रथम पहले रूलर थे जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, तो गलत है। कुमारगुप्त द्वितीय थे वो जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्ता सेकंड लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा स्टेटमेंट था स्कंदगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम के टाइटल हैं शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करने के लिए कहा गया है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है स्कंदगुप्त प्रथम के शासन का उल्लेख दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, वहीं से इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि उसके तत्कालीन गवर्नर पर्णदत्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है, बल्कि आप कह सकते हैं जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें प्राप्त होती है, जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, और दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप कह सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से? दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, और अगर बात की जाए कि जो आपका ये है स्कंदगुप्त के रेन की जानकारी, जिसमें पर्णदत्त ने सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार कराया था, तो ये इन्फॉर्मेशन में जूनागढ़ के गिरनार इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट इनवर्स लिखे हुए हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। आपको इनकरेक्ट का चयन करना था, दोनों ही गलत है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना था विंध्य शक्ति प्रथम एकमात्र ऐसा वकाटका शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। तो ध्यान रखिएगा, विंध्य शक्ति प्रथम ने नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं प्रवर सेन के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि प्रवर सेन ने एक वकाटका शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर कंचनका में और दक्कन के साथ लगे क्षेत्रों तक कर लिया था, उसकी राजधानी विदर्भ में स्थित थी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके प्रवर सेन थे उनकी जो कैपिटल थी वो आपकी थी, आप कह सकते हैं कंचनका में। ठीक है, और दक्षिण की ओर जो विस्तार इन्होंने किया था वो विदर्भ तक किया था। ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है स्टेटमेंट। कैसे उल्टा है देख लेते हैं। प्रवर सेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर कंचनका में नहीं, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था विदर्भा, और दक्कन के साथ लगे क्षेत्र तक कर लिया था, और राजधानी उनकी थी कंचनका में। ठीक है, विदर्भ में नहीं थी। और कंचनका को आप कह सकते हैं जो मॉडर्न नेम है वो आपका नचना है, नचना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, करेक्ट का चयन करना था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है वकाटका वंश की नंदीवर्धन शाखा का संस्थापक रुद्रसेन प्रथम था। तो ध्यान रखिएगा, वकाटका वंश की नंदीवर्धन शाखा का संस्थापक रुद्रसेन प्रथम था। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ सर्वसेन को भगवान शिव के प्रचंड रूप भगवान भैरव की पूजा करने के वाले शासक के तौर पर जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये रुद्रसेन को जाना जाता था, ना कि सर्वसेन को। ठीक है, रुद्रसेन के बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। रुद्रसेन को भगवान शिव के प्रचंड रूप भैरव की पूजा करने वाला शासक के नाम पे जाना जाता था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, गलत का ही आपको चयन करना था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वराहदेव की तुलना अक्सर महाकाव्य महाभारत के नायक युधिष्ठिर के साथ की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वराहदेव की नहीं, बल्कि पृथ्वीसेन प्रथम, जो पृथ्वीसेन प्रथम था उसकी तुलना युधिष्ठिर से की जाती है, जो कि महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर थे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, इनको धर्मराज की उपाधि भी दी जाती है। तो वराहदेव नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं पृथ्वीसेन प्रथम होना चाहिए था यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, हस्ती भोज के शासनकाल के दौरान पद्मपुर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा,
पृथ्वीसेन प्रथम के शासनकाल के दौरान जो आपका पद्मपुर था, ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। तो हस्तिभोज नहीं होगा, यहाँ पर भी पृथ्वीसेन प्रथम होगा। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट किसके बारे में है? पृथ्वीसेन प्रथम के बारे में है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा शासक एक शिव भक्त था? उसने भगवान राम को महिमा मंडित करते एक प्राकृतिक काव्य सेतुबंध रावण वाहा की रचना की थी, जिसमें भगवान राम की लंका यात्रा और उनकी रावण पर विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये बात हो रही है प्रवरसेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, जो प्रवरसेन द्वितीय था वो एक शिव भक्त थे और भगवान राम को महिमा मंडित करने के लिए इन्होंने एक प्राकृतिक काव्य सेतुबंध या रावण वाह की रचना की थी। यहाँ पर भगवान राम की जो लंका यात्रा थी और रावण के ऊपर जो उनका विजय था उसका उल्लेख किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? ये प्रवरसेन द्वितीय के बारे में है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है सही विकल्प का। ध्रुव देवी गुप्त के मालेगांव पट्ट की मुहर, उसका वर्णन दो राजाओं की मां के रूप में करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव देवी गुप्त के मालेगांव पट्ट की मुहर नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं जो प्रभावती गुप्ता थी, प्रभावती गुप्ता की मालेगांव पट्ट की जो मुहर थी वो दो राजाओं के मां के रूप में उनका वर्णन करती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभा देवी गुप्ता होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। कुमारा मात्य गुप्त वंश से संबंधित उच्च स्तर के अधिकारी हुआ करते थे, जो स्वयं का वर्णन विभिन्न उपाधियों या के साथ करते थे, जैसे कि संधि विग्रहिका और महादंड नायक। तो जो आपके कुमारा मात्य हुआ करते थे, ये गुप्त वंश के एक बहुत ही उच्च अधिकारी हुआ करते थे। इनके पास आप कह सकते हैं कई डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जैसे संधि विग्रहिका और महादंड नायक। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सही विकल्प का ही आपको चयन करना था। तो सेकंड ऑप्शन बी केवल 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ध्रुव देवी गुप्ता नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था प्रभावती गुप्ता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भाष्य ने निम्न में से कौन सा नाटक नहीं लिखा है? रावण वध के लेखक का नाम बताइए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला है कि भाष्य ने कौन सा नाटक नहीं लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, जो काव्य दर्शन है ये दंडिन के द्वारा लिखा गया है, ना कि आप कह सकते हैं भाष्य के द्वारा। ठीक है, तो जो काव्य दर्शन है ये दंडिन की रचना है, ना कि भाष्य की। तो भाष्य की कौन कौन सी रचना है? तो ये सारी रचनाएं भाष्य की हैं। मध्यम व्यायोग, चारुदत्त और बालचरित, ये सारे भाष्य की रचनाएं हैं। काव्य दर्शन जो है ये आपकी दंडिन की रचना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इसी में कि रावण वध के लेखक का नाम बताइए। तो जो भट्टी थे वो रावण वध के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित शब्दावलियों पदों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है पंचायतन। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पतक जो है ये भूमि की 60 से 80 एकड़ के बराबर की माप होती थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, पतक या पताका। तीसरा लिखा हुआ है वस्तु कृषि योग्य भूमि जो बंजर पड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, अपराहत जो थी, अपराहत ये आपकी कृषि योग्य भूमि थी जो बंजर पड़ी हुई हो, है ना। अगर कोई कृषि योग्य भूमि है और वो बंजर पड़ी हुई है तो उसे अपराहत कहा जाता था, ना कि वस्तु। और वस्तु क्या था? निवास स्थान की भूमि हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा और चौथा हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है, पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे और चौथे में गलत क्या है? वस्तु एक निवास स्थान की भूमि हुआ करती थी, और जो अपराहत है, ध्यान रखिएगा, कृषि योग्य भूमि अगर कोई बंजर पड़ी है तो उसे अपराहत नाम से व्यक्त किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है गुप्त वंश की वत्स गुल्मा शाखा का संस्थापक प्रवरसेन प्रथम का पुत्र रुद्रसेन प्रथम था। ध्यान रखिएगा, ये गुप्त वंश नहीं, वकाटका डायनेस्टी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, वकाटका डायनेस्टी का जो शासक था सर्वासेन, रुद्रसेन प्रथम नहीं, सर्वासेन, है ना, जो कि प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था, उसने वत्स गुल्मा शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम का पुत्र कौन सा था? वो था आपका सर्वासेन, ना कि रुद्रसेन। तो यहाँ पर रुद्रसेन भी गलत है, और यहाँ पर गुप्त वंश नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वकाटका डायनेस्टी होना चाहिए थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, कई गलतियाँ इसमें हैं। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। हरिसेन ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, और उसकी कुछ कविताओं में गथा सत्य सही में सम्मिलित किया गया था। उसकी कुछ कविताओं को गथा सत्य सही में सम्मिलित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हरिसेन ने नहीं, बल्कि यहाँ पर भी सर्वासेन होना चाहिए था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर किसके बारे में है? सर्वासेन के बारे में है, ना कि हरिसेन या रुद्रसेन के बारे में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, गलत का ही चयन करना था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संगम युग में प्रचलित शब्दावलियों में सही संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है, संगम युग से रिलेटेड। तो देख लेते हैं, पहला लिखा हुआ है कनातिकन,
कनातिकन लेखकों के प्रधान को कहा जाता था, या आप कह सकते हैं चीफ ऑफ स्क्राइब्स। जो कनातिकन थे वो चीफ ऑफ द स्क्राइब्स थे या फिर लेखकों के प्रधान थे। उसके बाद कोलुवनिकन आप कह सकते हैं हल के फल के व्यापारी होते थे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेडर इन प्लफ शेयर्स। जो कोलुवनिकन थे, कोलुवनिकन ये आपके ट्रेडर्स इन प्लफ शेयर्स हुआ करते थे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है। तीसरे की बात कर लेते हैं, पट्टिनम, यहाँ पर लिखा हुआ है पट्टिनम, गांव के बुजुर्गों की सभा। तो ध्यान रखिएगा, जो पट्टिनम था वो गांव के बुजुर्गों की सभा नहीं थी, बल्कि आप कह सकते हैं जो गांव के बुजुर्गों की सभा थी उसे क्या कहा जाता था, गांव के बुजुर्गों की सभा को उर कहा जाता था, ठीक है, पट्टिनम नहीं कहा जाता था, उर कहा जाता था। उसके बाद है आपका कम्माराकुल। कुम्भकारों का वंश नहीं हुआ करता था, बल्कि कुम्भकारों का जो वंश था या फैमिली ऑफ पॉटर्स जो था वो आपका कुंभकाराकुला था, कुंभकाराकुला, ठीक है। जो कुम्हारों का वंश था वो कुंभकाराकुला था, ना कि कुम्हाराकुला, ठीक है। जो कुम्हाराकुला था ये क्या होता था, ये आप कह सकते हैं जो मेटल स्मिथ थे उनकी फैमिली या फैमिलीज ऑफ मेटल स्मिथ्स, मेटल स्मिथ्स की जो फैमिली थी वो आपका कुम्हाराकुल थी। कुम्हारों का वंश आपका क्या था, कुंभकाराकुला। और जो असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स थे ये आपका उर होता था, ना कि पट्टिनम, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे कहीं से भी। जो आपका कनातिकन था ये लेखकों का प्रधान होता था। कोलुवनिकन या आपका आप कह सकते हैं ट्रेडर्स इन प्लफ शेयर्स होते थे, हल के व्यापारी होते थे। जो पट्टिनम था ये आपके गांव के बुजुर्गों की सभा को नहीं कहा जाता था, गांव के बुजुर्गों की सभा को क्या कहा जाता था, इन्हें उर कहा जाता था। कुम्हाराकुल आप कह सकते हैं फैमिली ऑफ मेटल स्मिथ्स, और कुम्हारों का वंश ये होता था आपका कुंभकाराकुला, ठीक है, कुंभकाराकुला। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पांड्य वंश। पांड्य वंश के एक तरफ वंश लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके शासकों के नाम लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। पांड्य वंश में लिखा हुआ है उदयंजिरल और सेनगुट्टुवन। तो उदयंजिरल और सेनगुट्टुवन जो थे ये आपके चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ना कि पांडवा, ठीक है, ये आपके चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद चोल वंश में लिखा हुआ है। पांड्य वंश में फिर कौन आएंगे, पांड्य वंश में आप कह सकते हैं नेंडुजेलियन प्रथम और नेंडुजेलियन द्वितीय आएंगे, ठीक है। पांड्य वंश के जो शासक थे वो आपके नेंडुजेलियन प्रथम और नेंडुजेलियन द्वितीय हो जाएंगे। चोल वंश के शासक लिखा हुआ है करिकाल और तोंडाईमन इलांदी रयान। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, चोल वंश के जो शासक थे वो आपके करिकाल और तोंडाईमन और इलान दैरान, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला और तीसरा हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है, करेक्ट का ये आपको चयन करना था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो पांड्य है उसका ये होगा, चेर का आपका उदयंजिरल और सेनगुट्टुवन हो जाएगा, और चोल वंश का बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है करिकाल, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। संगम युग में पूरा तमिलाकम उनके आर्थिक संसाधनों के आधार पर 5 तिनाइस या पर्यावरण क्षेत्रों में विभाजित था। इनसे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो जो 5 आप कह सकते हैं पर्यावरण क्षेत्र थे उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे गए हैं कि उन पर्यावरण क्षेत्रों को संगम युग में किस नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं, जो आपका कुरनजी था, कुरनजी बिल्कुल हिली रीजन्स को ही कहा जाता था, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पलाई संगम काल में एरिड जोन या शुष्क क्षेत्र को कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। मुल्लई ध्यान रखिएगा ये आपके पेस्टोरल ट्रैक्ट्स या ग्रामीण इलाके होते थे, ये भी करेक्ट है। मरुदम ध्यान रखिएगा ये आर्द्र भूमि था, और जो आपका नेतल था ये आपका समुद्री तट था, सी कोस्ट। तो जो मरुदम था ये वेटलैंड था, और जो नेतल था ये आपका सी कोस्ट था। तो चौथा और पांचवा इन्वर्स लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है, सही विकल्प का ये आपको चयन करना था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला ही ऑप्शन है हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो पांड्य राज्य लिखा हुआ है, पांड्य राज्य है आधुनिक तिरुनेलवेली, मदुरई, रामनाथ जिलों और दक्षिण त्रावणकोर तक फैला था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, चोल राज्य के बारे में लिखा हुआ है, इट कवर्स मॉडर्न तंजौर एंड त्रिशनोपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो जो त्रिशनोपल्ली डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखिएगा ये आपके कर्नाटक में नहीं तमिलनाडु में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ कर्नाटक नहीं, यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए था, दूसरा गलत हो गया। और कैपिटल भी गलत लिखी हुई, चोला जो स्टेट थी उसकी कैपिटल उरैयूर थी, ना कि करवूर, उरैयूर थी, उरैयूर,
ठीक है, चोला की कैपिटल थी उरैयूर। और चेरा स्टेट में लिखा हुआ है या केरल के तटीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है। और जो कैपिटल थी चेरा की, ये वांजी लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वांजी या फिर आप कह सकते हैं करवूर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है करवूर, वांजी या करवूर चेर राज्य की कैपिटल थी, ठीक है, ना कि चोला स्टेट की। चोला स्टेट की कैपिटल आपकी उरैयूर थी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, गलत का ही चयन करना था, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरे में गलत क्या है, पहला तो तिरुचिरापल्ली आपका तमिलनाडु में है, और जो चोला किंगडम का कैपिटल है वो आपका उरैयूर होगा, ना कि करवूर, उरैयूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ संगम साहित्य है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल और अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो पहला संगम साहित्य था, इसमें लिखा हुआ है कपटापुरम और अगस्त्य, मतलब प्लेस लिखा हुआ है कपटापुरम और अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है अगस्त्य। तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट संगम लिटरेचर था, है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था थेन मदुरई में, ध्यान रखिएगा, थेन मदुरई में। और जो सेकंड संगम लिटरेचर था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कपटापुरम में। तो पहला और दूसरा हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो फर्स्ट संगम लिटरेचर था, ये आपका आयोजित हुआ था थेन मदुरई में, और जो सेकंड संगम लिटरेचर था, ये आपका आयोजित हुआ था कपटापुरम में। थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो थर्ड संगम लिटरेचर था, ये आपका मदुरई में ऑर्गेनाइज किया गया था और नक्किरार इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो तीसरा हमारा सही है, पहला दूसरा गलत है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ किंगडम है, दूसरी तरफ सिंबल ऑफ द किंगडम है और मेजर पोर्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। देख लेते हैं, पांड्य किंगडम की जो सिंबल थी वो आप कह सकते हैं मछली थी, फिश थी, और मेजर पोर्ट आपका कोरकाई था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चोला किंगडम का जो सिंबल था वो टाइगर था, और जो मेन पोर्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूहर इसे कहा जाता था, जिसे मॉडर्न आप कह सकते हैं कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, चेरा किंगडम की जो सिंबल थी वो बो थी, धनुष, ठीक है, और इनका जो पोर्ट था वो आपका तोंडी या मुचीरी था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट का चयन कहा गया है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको क्वेश्चन में। या तो यहाँ पर आप कह लीजिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो आप कह सकते हैं कि नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। हालांकि अगर आप हिंदी में देखें तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही विकल्प का आपको चयन करना था। इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट कीजिएगा। पांड्या किंगडम का जो सिंबल था वो फिश था, और जो मेजर पोर्ट था वो कोरकई था। चोरा जो किंगडम था, चोला किंगडम, चोला शासन का जो सिंबल था वो टाइगर था, और मेजर पोर्ट आपका पूहर था, जिसे मॉडर्न कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। चेरा किंगडम का जो सिंबल था वो आपका बो था, धनुष था, और जो मेजर पोर्ट था वो आपका तोंडी या मुचीरी था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सम ऑफ द डिप्लोमेटिक पोस्ट हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इट। तो अर्थशास्त्र में कुछ राजनीतिक या राजनयिक पदों का उल्लेख किया गया है, इनसे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो निसरी हर्थादूत आप कह सकते हैं फुल फ्लेज एम्बेसडर को कहा जाता था। जो विशेष संदेशवाहक था, है ना, ये नहीं होता था निसरी हर्थादूत, विशेष आप कह सकते हैं संदेशवाहक शासनाहरा दूत था, शासनाहरा दूत, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। निसरी हर्थादूत आपका संपूर्ण राजदूत था। तो पहला और तीसरा इन्वर्स लिखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है परिमितार्थादूत आप कह सकते हैं समझौता वार्ता में इसके आदेश से परे नहीं जाया जा सकता था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पहला तीसरा इन्वर्स लिखा हुआ है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सही विकल्प का ही चयन करना था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। पहला तीसरा इन्वर्स लिखा गया, उल्टा लिखा गया है। निसरी हर्थादूत था, ये आपका फुल फ्लेज एम्बेसडर था। शासना हर्थादूत था, ये आपका स्पेशल मैसेंजर था। और जो परमित हर्थादूत था, ये आप कह सकते हैं समझौता वार्ता में इसके आदेश से परे नहीं जाया जा सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य काल या मौर्य प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों से संबंधित सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है संस्था अध्यक्ष।
संस्था अध्यक्ष जो होते थे वो सिक्कों के निरीक्षक होते थे, ध्यान रखिए। सॉरी, संस्था अध्यक्ष जो थे ये आपके बाजार के अधीक्षक हुआ करते थे, ठीक है, बाजार के ही, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। रूप दर्शक आप कह सकते हैं सिक्कों के निरीक्षक होते थे, और पौट्यवाध्यक्ष जो थे आपके मानकीकृत भार व माप के आप कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हमारा इन्वर्स लिखा गया है, पहला बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी का नाम लिखा हुआ है। तो उत्तरापद की जो राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, ये आपकी तोसाली नहीं थी, ये आपकी तक्षशिला थी। जो उत्तरा पक्ष था, उत्तरापद, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तोसाली किसकी राजधानी थी? तोसाली राजधानी थी आप कह सकते हैं ईस्टर्न इंडिया की, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की कैपिटल तोसाली थी। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी थी स्वर्णगिरी। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है अवंती रथ की राजधानी उज्जैन थी, बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। कलिंग की कैपिटल आपकी तोशाली या धौली थी, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला गलत है, तो आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सही विकल्प का कौन सा विकल्प सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था वो, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, राजकुमार महेंद्र अशोक का एकमात्र ऐसा पुत्र है जिसका उल्लेख अभिलेखों में उसके नाम से किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में अगर उसके किसी पुत्र का उल्लेख है ना, उसी के नाम पे, तो आप कह सकते हैं वो है तिवारा, ना कि महेंद्र, ठीक है, तिवारा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है पाटिल पुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में कराया था। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि महेंद्र नहीं, वहाँ पर तिवारा होना चाहिए था। तो दूसरा ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करने के लिए कहा गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द मेजर रॉक्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है कि जो अशोक का प्रथम अभिलेख था वहाँ पर पशु की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि चतुर्थ अभिलेख धम्मघोष के स्थान पर भेरी घोष का प्रतिपादन, धर्मघोष के स्थान पर भेरी घोष का प्रतिपादन किया गया था और सम्राट अशोक ने इस कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्थ एडिक्ट था, चौथा अभिलेख था, उसमें भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का। तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, धम्म घोष के स्थान पर भेरी घोष नहीं, बल्कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रतिपादन किया गया था। तो दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला सही है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। अशोक के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ अभिलेखों की विशेषताओं से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। लिखा हुआ है पहला स्तंभ अभिलेख सामाजिक संहिता या सोशल कोड, जो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है तृतीय स्तंभ लेख में आत्मा और पाप का वर्णन किया गया है, सोल एंड सिन का, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड जो आपका स्तंभ अभिलेख या थर्ड पिलर एडिक्ट था, वहाँ पर सोल और सिन के बारे में बात की गई है। जो फोर्थ पिलर एडिक्ट था, चौथा स्तंभ अभिलेख, यहाँ पर राजुका के बारे में लिखा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। षष्ठ स्तंभ लेख या फिर जो सिक्स्थ पिलर एडिक्ट था, वहाँ पर वेलफेयर ऑफ पीपल या लोक कल्याण की बात की गई है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। जो सातवां स्तंभ अभिलेख है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि सातवां स्तंभ लेख प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एनिमल सेक्रीफाइस की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सातवां पिलर एडिक्ट है, जो सेवेंथ पिलर एडिक्ट है, ये धम्म महामात्रा की बात करता है, धम्म महामात्रा, ठीक है। ये स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जिनको आप कह सकते हैं कि जो जो धम्म था उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए अपॉइंट किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। तो जो सेवेंथ पिलर एडिक्ट है वहाँ पर धम्म महामात्रा की बात की गई है, ना कि प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एनिमल सेक्रीफाइस की। तो प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एनिमल सेक्रीफाइस या पशु हत्या की बात कहाँ की गई है, पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है पाँचवें स्तंभ अभिलेख में, फिफ्थ पिलर एडिक्ट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो 1, 2, 3, 4 हमारे सही हो जाएंगे, पाँचवा स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। कांधार अभिलेख सभी मनुष्य मेरी संतान है वाक्य का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाक्य का उल्लेख कलिंग अभिलेख में किया गया है, ना कि कांधार अभिलेख में, ठीक है। कलिंग अभिलेख इसका आंसर होगा। तो
कलिंग अभिलेख में लिखा हुआ है कि ये द्विभाषिक यूनानी आरमाइक अभिलेख है, तो यहाँ पर कांधार अभिलेख की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इन्वर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ शहबाज गढ़ी, जो शहबाज गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख हैं खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सही विकल्प का चयन करना था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके शहबाज गढ़ी और मानसेरा के अभिलेख हैं ये आपके खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांधार अभिलेख द्विभाषिक यूनानी और आरमाइक अभिलेख है, और जो कलिंग अभिलेख है यहाँ पर कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस वाक्य का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो पहला और दूसरा इन्वर्स लिखा हुआ है, तीसरा बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि रुद्रदामन का गिरनार जो अभिलेख है इसमें पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, सौगौर ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान अशोक के इस अभिलेख में कलिंग में उस समय पड़े अकाल के दौरान अपनाए गए राहत उपायों का उल्लेख किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मगध में जो अकाल पड़ा था उसके दौरान जो राहत कार्य दिए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है सागौर ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान में, ठीक है, ना कि कलिंग में जो अकाल पड़ा था। तो यहाँ पर कलिंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर मगध होना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही है, गलत का चयन करना था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। करेक्ट ऑप्शन या सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पुष्यमित्र शुंग या कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक है, गलत है। क्यों? क्योंकि मालविकाग्नि मित्रम का जो नायक था वह आपका अग्निमित्र था, इसी नाम में छिपा हुआ है मालविकाग्नि मित्रम। तो अग्निमित्र जो था वो इस आप कह सकते हैं महाकाव्य का नायक था, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में उसे विदिशा के वायसराय के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, किसे? अग्निमित्र को। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट पहला गलत हो गया, दूसरा लिखा हुआ है भागभद्र को देवभूमि के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, देवभूति को देवभूमि के नाम से जाना जाता था, ना कि भागभद्र को। भागभद्र नहीं, भागभद्र शुंग वंश का अंतिम शासक लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी देवभूति होना चाहिए था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई भी सही नहीं है, तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। विम कडफसिस भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, विम कडफसिस के बारे में। उसके बाद है सेकेंड स्टेटमेंट, कुजुल खडफसिस हैज अडॉप्टेड द एफिटेक। कुजुल खडफसिस ने धर्माथिडा और सचा धर्माथिडा की उपाधि धारण की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कुजुल खडफसिस के बारे में। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ धर्माथिडा और सचा धर्माथिडा। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वसुदेव सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्रा। तो गलत है, देवपुत्र का जो टाइटल था ये किसने लिया था? ये कनिष्क ने लिया था, ध्यान रखिएगा, ये कनिष्क ने लिया था, ना कि वासुदेव सेकंड ने लिया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में स्थित महादाह से हड्डियों से बनी कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। महादाह से तीर और हड्डियों से बने गहने भी प्राप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोन आर्टिफैक्ट जो थे वो आपके महादाह से एक्सकेवेट किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। जो बोन आर्टिफैक्ट से, एरोहेड्स या फिर जो बोन ऑर्नामेंट्स से, ये आपके उत्तर प्रदेश के महादाह से ही डिस्कवर किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, एनिमल डोमिनेट द सीन एट द मोस्ट मीजोलिथिक आर्ट साइट्स। स्नेक्स हैव बीन डिपिक्टेड मैनी टाइम्स इन दीज आर्ट साइट्स। तो मध्य पाषाण कालीन जो पाषाण काल स्थलों पर जानवरों के चित्र की प्रमुखता दी गई है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा सांप के चित्र को दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि सांप के चित्र को कई बार दर्शाया गया है, तो सांप वहाँ पर नहीं दर्शाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। स्नेक्स हैव नॉट बीन डिपिक्टेड एट मैनी टाइम्स इन दीज आर्ट साइट्स, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांपों को बताया गया है कि उसमें दिखाया गया, जबकि नहीं दिखाया गया था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि द लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चरल साइट इज लोकेटेड इन द गोदावरी वैली विच इज़ फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रोंज गुड्स। गोदावरी घाटी में स्थित विशाल जोरवे संस्कृति स्थल जो कांसे की वस्तुएं मिलने के कारण प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत हो गया है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांपों के चित्रों को दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, तो करेक्ट का ही आपको चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। मध्य पाषाणकालीन औजार क्वार्टजिट नामक कठोर पत्थर से बने थे, इसलिए भारत में पुरा पाषाणकालीन मानव को क्वार्टजिट मानव भी कहा जाता था। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलत ये है कि आप कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाणकालीन लिखा हुआ है मीजोलिथिक, इसकी जगह पर यहाँ पर पेलियोलिथिक होना चाहिए था। ठीक है, पेलियोलिथिक ना कि मीजोलिथिक। तो द स्टोन टूल्स वर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्वार्टजाइट एंड पेलियोलिथिक मेन्स आर देयरफॉर आल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन इन इंडिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन नहीं बल्कि पेलियोलिथिक बोलना ज़्यादा करेक्ट होगा। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। उत्तर पुरा पाषाण काल में हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग मुख्यतः काटने, खोदने और खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर भी उत्तर पुरा पाषाण काल जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर भी होना चाहिए था अर्ली पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज नहीं, अर्ली पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उत्तर पुरा पाषाण काल का मतलब हुआ अपर पैलियोलिथिक एज, और यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था अर्ली पैलियोलिथिक एज। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल के औजार सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी घाटियों, पोटवार पठार और संघारो गुफा में पाए गए हैं। तो द टूल्स ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन सोन, नर्मदा। तो ये यहाँ पर भी क्या गलत है, यहाँ पर भी टाइम पीरियड गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक होना चाहिए था। ठीक है, अर्ली पैलियोलिथिक की जगह यहाँ पर मिडिल पैलियोलिथिक होना चाहिए था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पोतवार प्लेटू है, पोतवार प्लेटू कोई बताएगा कहाँ पर है ये? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पोतवार प्लेटू कहाँ पर है। बाकी आपका जो संघारो की गुफा है या जो संघाओ केव्स हैं ये आपके पाकिस्तान में, या फिर आप कह सकते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पेशावर के निकट है। ठीक है, पोतवार का जो प्लेटू है ध्यान रखिएगा ये आपके इंडस और झेलम का जो प्लेन है उसके बीच में है, इन बिटवीन इंडस एंड झेलम, वहाँ पर आपका पोतवार प्लेटू है। तो तीनों स्टेटमेंट में आप देखिए तीनों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कोई भी सही नहीं है। तो इसलिए डी, नन ऑफ द अबव ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या गलतियां हैं एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। द स्टोन टूल्स आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्वार्टजाइट, मीजोलिथिक मैन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था पेलियोलिथिक मैन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर द यूज ऑफ हैंड एक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द स्किन ऑफ द एनिमल। इन अपर नहीं होना चाहिए था, अर्ली पैलियोलिथिक होना चाहिए था। अर्ली पैलियोलिथिक एज में इन टूल्स का यूज़ किया जाता था जानवरों की खाल उतारने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि टूल्स ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर टूल्स ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक होना चाहिए था। तो तीनों स्टेटमेंट में कोई ना कोई गलती है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल के ज़्यादातर उत्खनन स्थलों में मृदभांड पाए गए हैं, लेकिन गुजरात के लंगनाज और मिर्जापुर के कैमूर क्षेत्र से मृदभांड प्राप्त नहीं किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मध्य पाषाण काल के ज़्यादा उत्खनन स्थलों में मृदभांड नहीं पाए गए हैं, ध्यान रखिएगा वो एब्सेंट थे। मीजोलिथिक जो साइट्स हैं वहाँ पर जो एविडेंस ऑफ पॉटरी है वो एब्सेंट था। ठीक है, लेकिन कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं कहाँ पर, लंगनाज गुजरात और कैमूर रीजन इन मिर्जापुर। तो मतलब ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, एविडेंसेस ऑफ पॉटरी हैव नॉट बीन फाउंड, या ये लिखा हुआ है यहाँ पर होना चाहिए हैव नॉट बीन फाउंड एट मीजोलिथिक साइट, बट सम एविडेंसेस हैज बीन फाउंड एट लंगनाज इन गुजरात एंड इन कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर। ठीक है, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि लंगनाज गुजरात और कैमूर रीजन जो मिर्जापुर का है वहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं पाए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि 1967 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट सोहागी घाट। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, पहला इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट का चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है आदमगढ़ मध्य प्रदेश को मध्य पाषाणकालीन भारत के सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट बोथ बागौर एंड बेलन वैली मिर्जापुर प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल।
और तीसरा लिखा हुआ है कि हड्डियों से बने औजार केवल करनूल की गुफाओं और आंध्र प्रदेश के मुछातला चिंतामणि घावी में पाए गए हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। पहला दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इनवर्स लिखे गए हैं। जो आदमगढ़ है वहां पर हम कह सकते हैं अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, और जो आपके बागौर और बेलन वैली हैं, है ना, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा। तो पहला दूसरा इन्वर्स लिखा हुआ है, तीसरा एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बागौर और बेलन घाटी दोनों ही पशुपालन से के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर बेलन घाटी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आदमगढ़ होना चाहिए था। ठीक है, तो एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बागौर और आदमगढ़ दोनों से ही पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला क्यों गलत है? यहाँ पर आदमगढ़ लिखा था, जबकि यहाँ पर बागौर होना चाहिए था। बागौर को मध्य पाषाणकालीन भारत के सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो पहले में बागौर होना चाहिए था, दूसरे में बागौर और बेलन घाटी नहीं बल्कि आदमगढ़ होना चाहिए था। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, जिसकी बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। फ्रॉम विच एक्सकेवेशन साइट बोन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग एरोहेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है महादहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, महादहा उत्तर प्रदेश से बोन आर्टिफैक्ट्स, बोन एरोहेड्स एंड बोन ऑर्नामेंट्स प्राप्त किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेशन साइट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी के दक्षिण में कौन सा उत्खनन स्थल स्थित है? तो जो तिन्ने वैली है, तिन्ने वैली आपका कृष्णा नदी के दक्षिण में साउथ ऑफ कृष्णा रिवर मौजूद है। और तिन्ने वैली है कहाँ पर? तो ये आपका तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ टैक्सेस यूज्ड 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। कुल्हाड़ियों, जो कुल्हाड़ियाँ हैं उनके प्रकार के आधार पर नवपाषाणकालीन बस्तियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। इससे संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो था वहाँ से आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर एक्सेस मिले थे विथ कर्व्ड कटिंग एजेस। ठीक है, आयताकार कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की गई जिनमें काटने के किनारे वक्राकार हुआ करते थे। तो पहले का तो ये सही होगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो था वहाँ पर आप कह सकते हैं पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस थे विद रेक्टेंगुलर बट एंड ओकेजनल शोल्डर्ड हुज। तो जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र था यहाँ पे पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी जिनके हत्थे आयताकार हुआ करते थे, और इसी क्षेत्र में कहीं कहीं पर कंधे पर रखने वाली कुदालियाँ भी प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेटमेंट का सही उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है सदर्न रीजन। सदर्न रीजन के लिए पहला वाला हमारा करेक्ट होगा, एक्सेस विद ओवल साइज एंड पॉइंटेड बट। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे गलत लिखे हुए, कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प का आपको चयन करना है ब्रह्मगिरी और पिकलिहल मवेशियों चारण के प्रमाण। तो जो मवेशियों के चरने के प्रमाण थे वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए? ब्रह्मगिरी, पकलिहल या फिर आप कह सकते हैं मस्की से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा लिखा हुआ है मस्की, यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ कम्युनिटी फीस्ट या फिर सामूहिक भोजन तैयार करने और दावतों के प्रमाण मिले हैं, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। बुढ़िहल से प्रमाण मिले हैं, ना कि मस्की। बुढ़िहल से ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ना कि मस्की से। तीसरा, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गारो हिल्स इन मेघालय एंड चिरांड इन बिहार एविडेंसेस ऑफ कंसिडरेबल यूज ऑफ बोन इम्प्लीमेंट्स स्पेशली दोज मेड अप ऑफ एंटलर्स। तो हड्डियों और विशेषकर सींगों से बने औजार के जो प्रयोग के प्रमाण मिले हैं वो मेघालय स्थित गारो पहाड़ियां और बिहार के चिरांद से प्राप्त हुए हैं। तो तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। पहला तीसरा हमारा करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी फीस्ट है ये आपका कम्युनिटी फीस्ट के एविडेंस मिले हैं बुढ़िहल से, ना कि मस्की से। बुढ़िहल। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। बेलन घाटी में कोलडेवा से नवपाषाणकालीन, ताम्र युग और लौह युग तीनों काल की बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं। बुर्जहोम से विशिष्ट आयताकार कुल्हाड़ियां और घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ ही दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन कला के उत्खनन स्थल उड़ीसा के कठोतिया और संबलपुर में स्थित हैं। द एक्सकवेशन साइट्स ऑफ मेसोलिथिक आर्ट साइट्स आर लोकेटेड इन कठोतिया एंड संबलपुर इन उड़ीसा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा भी करेक्ट लिखा हुआ है।
ठीक है। जो एक्सकवेशन साइट है मध्य पाषाण कालीन के उत्खनन स्थल जो है वो उड़ीसा के कथौटिया और संबलपुर में स्थित हैं। तो आप कह सकते हैं कि सब जो मीजोलिथिक साइट्स हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन सेंट्रल इंडिया से, इसमें आप कह सकते हैं भीमबेटका, जौरवा, कठौतिया मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको मीजोलिथिक जो साइट्स हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे, उनके एविडेंसेस मिल जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नन ऑफ द अबव की जगह यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता। इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए था। सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव, बल्कि इनकरेक्ट पूछा गया ना आपसे, सॉरी देख लीजिए एक बार और, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। करेक्ट नहीं, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी मिसप्रिंट इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सम प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ चाल कोल्थिक कल्चर आर गणेश्वर नियर खेतरी माइंस एंड कालीबंगन इन आंध्र प्रदेश, बनावली हरियाणा एंड कोटडीजी इन सिंध। तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगन आपका राजस्थान में ना कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। उसके बाद लिखा हुआ है एनिमल्स डू नॉट डोमिनेट द सीन्स एट द मोस्ट मेसोलिथिक आर्ट साइट्स, हाउएवर स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो मध्य पाषाण कालीन कला के आप कह सकते हैं जो स्थल प्राप्त हुए हैं वहां पर एनिमल्स के तो सीन मिले हैं, है ना। दे डोमिनेट, आप कह सकते दे डोमिनेट द सीन्स एट मोस्ट, एनिमल्स डोमिनेट द सीन्स एट मोस्ट मेसोलिथिक आर्ट साइट, बट नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन द मेसोलिथिक पेंटिंग। स्नेक्स की पेंटिंग नहीं मिली है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला भी गलत है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू द चाल कोल्थिक साइट्स, ठीक है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है दैमाबाद, दैमाबाद के बारे में लिखा हुआ है इट इज द लार्जेस्ट जॉर्वे कल्चर साइट इन द गोदावरी वैली, फेमस फॉर रिकवरी ऑफ ब्रोंज गुड्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा है आपका कयाथा, यह शानदार ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र और धुरी वाले चक्र हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट होगा मालवा के विषय में, ठीक है। कयाथा जो थे दीज आर द प्री हड़प्पन पॉटरी एंड मड प्लास्टर्ड फ्लोर्स, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से पहले आप कह सकते हैं लीपे गए फर्श और मृदभांड तत्व होते थे, क्या कया था। तो दूसरा और तीसरा जो है ये आपका इन्वर्स लिखा हुआ है, पहला बिल्कुल सही है, करेक्ट का चयन करना था, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वन ओनली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी एशिया नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर साउथ एशिया होना चाहिए था, ठीक है। वेस्ट एशिया नहीं बल्कि साउथ एशिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी जो हड़प्पा थी इट इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ मेसोपोटामिया, और जो मिस्र की सभ्यताएं थी उनके समकालीन थी। दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलत है, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल को प्रादेशिकरण युग कहा जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता का रचनात्मक आद्य नगरी चरण था। तो ध्यान रखिएगा, मेच्योर्ड हड़प्पन फेज के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था अर्ली हड़प्पन फेज। यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था अर्ली हड़प्पन फेज। इसे आप कह सकते हैं रीजनलाइजेशन एरा कहा जाता था, और द फॉर्मेटिव प्रोटो अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे माना जाता था, ठीक है। तो अर्ली हड़प्पन फेज होना चाहिए था, पूर्ण विकसित या मेच्योर नहीं, अर्ली हड़प्पन फेज। उसके बाद फ्रेंड्स अगला, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही आप देखेंगे कोई ना कोई गलती दोनों में है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प का ही चयन करने के लिए कहा गया था। तो दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है उत्तर हड़प्पा काल या एकीकरण युग हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण था, जो कि पूर्ण रूप से विकसित हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाता था। द अर्बन लेट हड़प्पन फेज और द इंटीग्रेशन एरा वॉज द फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फुल फ्लेज सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, लेट हड़प्पन फेज नहीं, यहाँ पर मेच्योर हड़प्पन फेज होना चाहिए था, पूर्ण विकसित मेच्योर हड़प्पन फेज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, द अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर पादरी इन गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, ढोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा लिखा हुआ है द लेट हड़प्पन फेज कंप्राइजेस 4 जियोग्राफिकल जोन ईच हैविंग डिस्टिंक्ट फेजेस
वेस्ट पंजाब फेज, ईस्ट पंजाब फेज, जुकार फेज एंड रंगपुर फेज। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक और फेज था, ठीक है, 4 नहीं थे बल्कि आप कह सकते हैं 5 जियोग्राफिकल जोन थे, 5। जो 5वां जियोग्राफिकल जोन या फिर आप कह सकते हैं जो 5वां भौगोलिक क्षेत्र था वो कौन सा था, गंगा यमुना दोआब। जो लेट हड़प्पन फेज था इसमें टोटल 5 भौगोलिक क्षेत्र थे, ध्यान रखिएगा। एक था आपका वेस्ट पंजाब, दूसरा ईस्ट पंजाब, तीसरा जुकार, तीसरा रंगपुर और चौथा गंगा यमुना दोआब। तो टोटल 5 भौगोलिक क्षेत्र थे लेट हड़प्पन फेज में। तो तीसरा हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, केवल दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 ओनली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। टाउन प्लानिंग से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको यहाँ पर चयन करना है हड़प्पा से संबंधित। तो पहला लिखा हुआ है सीटाडेल या रेज्ड प्लेटफॉर्म, दिस पार्ट occupied a smaller area and was mostly situated to the west of the city। ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन सिविलियन रहा करते थे, जो कि गलत है, यहाँ पर रूलर्स रहते थे। जो सीटाडेल था वो उठा हुआ पार्ट होता था, ठीक है, रेज्ड पार्ट था। यहाँ पर आप कह सकते हैं रॉयल फैमिलीज रहते थे, जो आपके रूलर्स के जो फैमिली थी वो यहाँ पर निवास करती थी, और जो बाकी लोग थे, प्रजा थी, वो नीचे के पार्ट में निवास करती थी, ध्यान रखिएगा, लोअर पार्ट में। तो पहला हमारा गलत हो गया। आपसे लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है, तो पहला ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला सीटाडेल वाला, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लिखे गए हैं, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, पहला हमारा इनकरेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है सही विकल्प का। एट अ प्लेस कॉल्ड Alahidino near Iran, a lot of necklaces made up of gold, silver, carnelian and semi-precious stones have been found। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल आप कह सकते हैं इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो अलाहिदिनो है ये आपका ईरान नहीं बल्कि कराची के निकट है, ठीक है, कराची पाकिस्तान के निकट है अलाहिदिनो, ना कि ईरान के निकट है। तो पहला हमारा गलत हो गया। उसके बाद फ्रेंड दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। Hadappans were familiar with metals like copper, bronze and gold and they used them frequently but they were not familiar with the silver metal। तो ध्यान रखिएगा जो हड़प्पन थे वो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर सभी से परिचित थे। अगर कोई मेटल था जो वो नहीं जानते थे तो वो आयरन था, ध्यान रखिएगा, आयरन से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर इन सभी से परिचित थे। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन द नंबर ऑफ ब्रोंज मेड आर्टिफैक्ट्स वाज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्योर कॉपर आर्टिफैक्ट थे वो ज़्यादा थे अलॉयड ब्रोंज से। इसे कॉपर काल भी कहा जाता था, कॉपर युग भी कहा जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आपको चयन करना था, तीनों ही आपके इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पर डी नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सेलेबिक, हड़प्पन राइटिंग्स वॉज बाउस्ट्रोफेंडन, दैट इज वॉज रिटन लाइक राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइन्स, ठीक है। जो हड़प्पा की लिपि थी वो चित्रात्मक और प्रतीक चिन्हात्मक थी। हड़प्पा की लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, अर्थात प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहता था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि इन 1700 BC हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेसिफर्ड एंड अंडरस्टूड कंप्लीटली। तो आपको पता है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज तक पूरी तरह से डेसिफर नहीं की गई है। सबसे पहली बार डेसिफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो इनकरेक्ट का चयन करना था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। मेसोपोटामिया स्थित सूसा और उर जैसे नगरों जैसे हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के कुछ नगर लिखे हुए सूसा और उर, यहाँ से आप कह सकते हैं जो हड़प्पन सील्स हैं ये फाउंड हुए हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरे की बात कर लेते हैं। मोहनजोदारो अ सील हैज़ बीन फाउंड बेयरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड एन इमेज ऑफ अ यूनिकॉर्न। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोहनजोदारो से ये प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मोहनजोदारो में कह सकते हैं 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ द मेसोपोटामियन टाइप्स हैव बीन फाउंड विच हाईलाइट देयर ट्रेड रिलेशंस। तो ये आपका प्राप्त हुआ मोहनजोदारो से, और जो आपका सील मिला है विच बेयरिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड इमेज ऑफ यूनिकॉर्न, इट इज फाउंड इन निपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा इन्वर्स लिखा गया है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, पहला हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट का चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिकॉर्न की इमेज वाली जो सील है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, वो निपुर से फाउंड हुई है, और जो 3 सील फाउंड हुए सिलेंड्रिकल सील्स वो आपके मोहनजोदारो से फाउंड हुए हैं, ठीक है, जो कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के ट्रेड रिलेशंस को हाईलाइट करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 67, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है।
हड़प्पा सभ्यता में माप के लिए बनाए गए बांट आमतौर पर केवल सेलखड़ी के ही बने होते थे। उनका आकार वक्राकार होता था, तो ध्यान रखिएगा उनका आकार क्यूबिकल होता था, और केवल स्टेटाइट या सेलखड़ी के नहीं बने होते थे, बल्कि वो चर्ट और लाइमस्टोन के भी बने होते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा देख लेते हैं, सौराष्ट्र और कालीबंगन में मनके बनाने का कारखाना हुआ करता था। इन कारखानों में बने उत्पाद का निर्यात भी किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र और कालीबंगन नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं चान उदारो और लोथल, चान उदारो और लोथल, चान उदारो और लोथल, यहां पर मनके बनाने के कारखाने हुआ करते थे, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज, ध्यान रखिएगा। तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। करेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। इंपोर्ट ऑफ कॉपर, कॉपर का इंपोर्ट कहां से होता था, फ्रॉम लिखा हुआ है कोलार साउथ इंडिया। तो कोलार जो KGF गोल्ड फील्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, कोलार गोल्ड माइंस हैं, ठीक है, गोल्ड फील्ड्स हैं। तो यहां पर कॉपर की बात की है, कॉपर का इंपोर्ट खेतरी राजस्थान से होता था, खेतरी राजस्थान, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इंपोर्ट ऑफ टिन लिखा हुआ है अफगानिस्तान और ईरान, जो कि बिल्कुल सही है। इंपोर्ट ऑफ लापिस लजुली अफगानिस्तान से होता था, और इंपोर्ट ऑफ टर्क्वाइज ये होता था, या फिर आप कह सकते हैं जो फिरोजा का आयात था ये खोरसन से होता था या खुरासन से होता था। तो 2, 3, 4 तीनों सही हैं, पहला गलत है, करेक्ट का ही चयन करना था, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चयन करना है। फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन एंड लोथल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो कालीबंगन लोथल है वहां से आप कह सकते हैं अग्नि वेदिकाएं प्राप्त की गई थी। कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण खोजे गए, यह संभवतः ऐसे खेत थे जिन्हें लकड़ी के हल से जोता जाता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है कि बनावली और बहावलपुर से टेराकोटा के बने हल्के मॉडल प्राप्त हुए, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, तीनों ही करेक्ट हैं। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, कोई भी गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा प्रसिद्ध उत्खनन स्थल भुगावा और साबरमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो भुगावा और साबरमती के जो संगम स्थल है वहां पर लोथल स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ विच फेमस एक्सकेवेशन साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, तो आलमगीरपुर, ठीक है, ये आपका हिंडन नदी के बैंक पर स्थित है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सुरकोटड़ा, अब यहाँ पर उत्खनन से रिलेटेड लिखा हुआ है कि किसने उत्खनन कराया और कब कराया, तो ध्यान रखिएगा सुरकोटड़ा का जो उत्खनन था ये JP जोशी के द्वारा 1964 में कराया गया था, तो पहला गलत। आलमगीरपुर YD शर्मा के द्वारा 1958, जो कि बिल्कुल सही है। रोपड़ YD शर्मा 1951, 1956, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अमरी, ध्यान रखिएगा, घुरे के द्वारा ये 1955 में, और फजल अहमद के द्वारा 1955 में ही कराया गया था। तो पहला और चौथा हमारा गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट का ही चयन करना था, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। एक तरफ आपके नदियों के नाम लिखे गए हैं प्राचीन, और एक तरफ मॉडर्न नेम लिखे गए हैं। तो जो अस्किनी है ये किस नदी का नाम था, ये आपका चेनाब का नाम था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। विपासा आपका ब्यास का नाम था, ब्यास नदी का। वितास्ता जो था, ध्यान रखिएगा, ये झेलम को कहा जाता था, रावी को नहीं, ये झेलम नदी को कहा जाता था। और जो परुषणी है ये आपकी रावी नदी को कहा जाता था। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला दूसरा हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के बारे में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदा वॉज रिलेटेड टू कन्वास फैमिली, ध्यान रखिएगा, 8वां मंडल 8th मंडल था जो कि कन्वा फैमिली से रिलेटेड था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही है। देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम इन द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा, द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज अ आयुर्वेदा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चौथे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। द वन एंड ओनली रिसेंशन ऑफ ऋग्वेदा हुज एविडेंस कैन स्टिल बी फाउंड इन शक्ल शाखा, तो ध्यान रखिएगा जो शाकाल शाखा है ऋग्वेद की, वो एकमात्र ऐसी शाखा है जिसके प्रमाण वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर 7th नहीं 8th मंडल होना चाहिए था। 8th मंडल में ऋग्वेद के कन्वा फैमिली की बात की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 3 और 4, ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74।
करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सम इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग्वेदा पीरियड। तो समिति आप कह सकते हैं अ ब्रॉड बेस्ड फॉल्क असेंबली प्रिसाइडेड ओवर बाय राजा। समिति को राजा प्रिसाइड करता था। विधाता आप कह सकते हैं ट्राइबल असेंबली होती थी विद द डाइवर्स फंक्शन। और जो सभा था इट इज अ स्मॉलर बॉडी मेंट फॉर इलाइट्स, एक्सक्लूसिव बॉडी आप कह सकते हैं इलाइट पर्सन के लिए क्या थी, सभा थी। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्गली मैच्ड हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई भी करेक्ट ने मैच नहीं है, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द टर्म यूजिंग इन ऋग्वैदिक एज। तो जो गव्युति थी, गव्युति आप कह सकते हैं दूरी मापन के लिए यूज होता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। विश क्लैन या कॉमन पीपल को कहा जाता था, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। सोमा या सुरा आप कह सकते हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को कहा जाता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वप आप कह सकते हैं बुआई या बोने को कहा जाता था, वाप। श्रीनी, श्रीनी लिखा हुआ है बटर, तो ध्यान रखिएगा श्रीनी आपका सिकल को कहा जाता था, जो दनाती थी उसे श्रीनी कहा जाता था, और घृत को मक्खन कहा जाता था। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 76, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1810 मेलोडीज and also contains a famous ध्रुपद रागा later sung by तानसेन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्रुपद राग तानसेन के द्वारा गाया जाता था। और जो सामवेद है ये इसमें ही ध्रुपद राग आपका कंक्लूड होता है। 1810 मेलोडीज हैं इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात कर लें, कौथुम, जैमिनी और रणायन यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी सामवेद की शाखाएं, ना कि यजुर्वेद की। ठीक है, ये आपकी सामवेद की शाखाएं हैं, तो यहाँ पर यजुर नहीं सामवेद होना चाहिए था। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, शौनक और पैपलाद अर्थवेद की शाखाएं हैं, अथर्ववेद की, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा हमारा करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत का चयन करना था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है यहाँ पर। अथर्ववेदा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 खंडास या बुक विद 711 हिम्स। इट ऑल्सो कंटेन्स द गोपथा ब्राह्मण। तो अथर्ववेद 20 कांडों में बटा है, जिसमें कुल 711 स्तुतियाँ शामिल हैं, और इसमें गोपथ ब्राह्मण भी शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करते हैं, शिल्पवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उपवेदा अथर्ववेदा इज द शिल्पवेदा। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद लिखा हुआ है वो गंधर्ववेद लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा यजुर्वेद का जो उपवेद है वो आपका धनुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद गंधर्ववेद नहीं है, ये आपका धनुर्वेद है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। चौथे की बात करते हैं, उपवेदा ऑफ सामवेदा इज धनुर्वेदा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। सामवेद का उपवेद आपका गंधर्ववेद है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है ये इनवर्स लिखा हुआ है। पहला दूसरा हमारा सही है, सही का चयन करना था, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। अरण्यक डिस्क्राइब द रूलर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज। तो ब्राह्मण जो होते थे वो डिस्क्राइब करते थे रूल्स को, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ समारोहों को का पालन करने के लिए नियमों की व्याख्या करते थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अरण्यक क्या था? इट इज़ द बुक रिटन इन द फॉरेस्ट एरिया। तो पहला और दूसरा हमारा इनवर्स लिखा हुआ है, दोनों ही गलत हैं। गलत का ही चयन करना था, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा है लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर समवन। द नंबर ऑफ उपनिषद इज 108। तो ध्यान रखिएगा मीनिंग जो उपनिषद का है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि टू सिट नियर समवन, किसी के बहुत पास आकर के बैठना, ये आपका उपनिषद कहलाता है। नंबर ऑफ उपनिषद जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा 108, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 108 में वो 13 उपनिषद है। ठीक है, जो 13 हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट उपनिषद हैं, बाकी टोटल नंबर आप कह सकते हैं 108 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है मांडूकोपनिषद स्पष्टतः प्रथम 3 आश्रमों से संबंधित है और इसमें विवाह के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकारों की चर्चा की गई है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है छंदोग्य उपनिषद की, ना कि मुंडकोपनिषद की। छंदोग्य उपनिषद जो है ये पहले जो 3 आश्रम हैं उनको रिफर करता है और आप कह सकते हैं 2 तरह की विवाहों का उल्लेख करता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही है।
आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना था, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है आपसे पूछा गया है। तो जो वेदांग है इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रा, देर आर 4 सूत्रास। तो ध्यान रखिएगा, देर आर 6 सूत्रास, है ना, 6 सूत्र हैं, 4 सूत्र नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 6 सूत्र कौन से हैं? तो 4 तो यहाँ पर लिखे गए हैं, जो 2 बच रहे हैं उसमें एक है निरुक्ता जिसको एटिमोलॉजी कहा जाता है, और दूसरा है छंदा जिसे मैट्रिक्स से कहा जाता है। तो निरुक्ता और छंदा भी हैं, 2 और सूत्र मौजूद हैं, 4 ही नहीं है, 2 और हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेटमेंट है जो वेदांग है, इट लिटरली सिग्निफाइज द एंड ऑफ द वेदा। तो वेदांग एंड ऑफ वेदा नहीं बताता है, बल्कि जो वेदांत है, वेदांत, ये आपका एंड ऑफ वेदा को डिनोट करता है। दोनों ही गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द 5 टॉपिक्स इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 एराज, युगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है सर्ग, विश्व के निर्माण से संबंधित वर्ड जो है वो सर्ग है, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं करेक्ट लिखा हुआ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना था। दूसरा लिखा हुआ है प्रतिसर्ग, ये विश्राम से संबंधित है। मानवांतर विभिन्न मनुओं के काल संबंधित है, और वंशा जो है ये देवताओं और ऋषियों के वंशावली से संबंधित है। लास्ट है आपका वाम शानुचरित्र, ये शाही राजवंशों से संबंधित ग्रंथ होता था। तो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अब आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। तो ऋग्वेद आर्य समाज में दासों को अक्रतु, जो देवताओं के नियमों का पालन नहीं करते थे, और अव्रता, जो यज्ञों का निष्पादन नहीं करते थे, के रूप में उल्लेख करता है। तो ध्यान रखिएगा, अक्रतु और अव्रता उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अक्रता कौन होगा? दोज हु डू नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और अव्रतु कौन होगा? दोज हु डू नॉट ओबे द ऑर्डिनेंसेस ऑफ द गॉड्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा उल्टा लिखा है, गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है बहुत से युद्ध जैसे गविष्ठी, गवेषणा, गोशु या गव्यात, गायों को ढूंढने के लिए आर्यों और पणियों के बीच हुआ करते थे। तो जो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में आप कह सकते हैं जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे, सबसे बड़ा धन जो था वो गोधन था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पहला हमारा गलत है, गलत का चयन करना था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। करेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। ऋग्वेद समाज की एक आदिवासी समाज था, जो ऋग्वेद था वो आदिवासी समाज था, ट्राइबल सोसाइटी था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो ऋग्वैदिक पीपल थे दे वर नॉट फैमिलियर विद स्लेवरी, तो ध्यान रखिएगा दे वर फैमिलियर विद स्लेवरी, ठीक है। जो ऋग्वैदिक पीपल थे दे वर फैमिलियर विद स्लेवरी, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। मतलब वहां पर ऋग्वैदिक लोग दास प्रथा से परिचित थे, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है 4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत संभवतः ऋग्वैदिक काल से हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्णा सिस्टम था इसकी एंडिंग हुई थी ऋग्वैदिक काल में, है ना। और आप एक चीज समझिए कि जो पुरुष सूक्त है इट डजंट कंटेन इन द 8th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, जो पुरुष सूक्त है इट कंटेन्ड इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मेंशन है जो 4 वर्णों का उल्लेख करता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है आर्यन ट्राइब्स वर कॉल्ड जनाज, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो आर्य लोग थे, आर्य जनजातियां, उन्हें जन कहा जाता था, और उनका प्रमुख गोपति कहलाता था, मुख्य रानी महिषी कहलाती थी। तीनों ही चीज़ें सही लिखी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच डायटी वॉज नोन एज द पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, एंड एक और नाम लिखा हुआ है वृत्थन, अराजकता का अंत करने वाला। तो पुरंदर और वृत्तहन किसे कहा जाता था, किस देवता को जाना जाता था इस नाम से? तो इस नाम से इंद्र को जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जिसका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, वो किस देवी से संबंधित है? तो वो सावित्री देवी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का सिद्धांत मैत्रेयनी उपनिषद से मिलता है। तो आप कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे की बात कर लें, भीषण बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्षत्रियों का ब्राह्मणों पर जो प्रभुत्व है उसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण के द्वारा मिलता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है।
चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ और संन्यास वृहदरण्यक उपनिषद में मेंशन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जबाला उपनिषद से संबंधित है, जबाला, ना कि वृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित। तो ये आपके जबाला उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, तो चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। सरयू नदी कौशल राज्य को दो भागों में विभाजित करती थी। उत्तरी भाग की राजधानी कुशावती और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। तो यहां पर कैपिटल उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी भाग की जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की जो कैपिटल थी वो आप कह सकते हैं कुशावती थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरे की बात कर लें, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कुशीनगर में किया था और वहीं पर बीमार हुए तथा पावा में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ध्यान रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में ग्रहण किया था, ना कि कुशीनगर में, है ना। ये अंतिम भोजन पावा में लिया था और जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो आप कह सकते हैं कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट गलत लिखे हुए हैं। इनकरेक्ट का चयन करना था, दोनों ही गलत हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, सही विकल्प का। वज्जी राज्य वैशाली इसकी राजधानी थी और राजा का नाम लिखा हुआ है चेतक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चेती या चेदी राज्य लिखा हुआ है सोत्थिवती नगर, जिसको आप कह सकते हैं सुक्तिमती भी कहा जाता था। राजा शिशुपाल लिखा हुआ है। तो चौदी चेती डायनेस्टी होती, आप कह सकते हैं इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया। और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पहला दूसरा हमारा करेक्ट है। मत्स्य राज्य जो था, मत्स्य स्टेट, इसकी कैपिटल तो विराटनगर में थी, बिल्कुल सही है, जिसको मॉडर्न बैराट कहा जाता है। लेकिन जो किंग का नाम प्रद्योत लिखा हुआ है वो गलत है। इसके किंग का नाम क्या था? विराट। ठीक है, किंग का नाम था विराट, जो फाउंडर थे वो थे आपके विराट। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। और जो मत्स्य स्टेट था इसमें आप कह सकते हैं जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान, ये आपके स्टेट शामिल थे। आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो पहला दूसरा सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा गलत क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको यहां पर चयन करना है। वत्स राज्य का राजा प्रसेनजित 3 संस्कृत नाटकों भास का, स्वप्नवास वद्धता और हर्ष के प्रियदर्शिका व रत्नावली का नायक था। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके वत्स स्टेट के राजा थे प्रसेनजित, उनके बारे में स्टेटमेंट गलत है। यहां पर उड्डयन होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर प्रसेनजित के बजाय उड्डयन होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हुआ था। दूसरा पढ़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रसिद्ध नगर कन्नौज अवंती राज्य में स्थित था। अवंती राज्य की उत्तरी भाग की राजधानी थी। अवंती राज्य की उत्तरी भाग की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिण भाग की राजधानी काम्पिल हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, जो फेमस सिटी कन्नौज था, इट वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाला, ना कि अवंती। इट वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाला। ठीक है, अवंती नहीं, यहाँ पर पांचाला होना चाहिए था। और पांचाला स्टेट की जो कैपिटल थी वो उत्तरी कैपिटल आपकी अहिक्षत्र थी और दक्षिणी कैपिटल आपकी काम्पिल थी। ठीक है, तो यहाँ पर पांचाला स्टेट के बारे में स्टेटमेंट है, दोनों ही गलत हैं और आपसे इनकरेक्ट का चयन करने के लिए कहा गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बोथ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सही विकल्प का चयन करना है। कुरु अकेला ऐसा महाजनपद था जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग और दक्षिण पथ में स्थित था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर असाका की बात की जा रही है। असाका वॉज द ओनली महाजनपद विच इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यन रीजन, मेनली एट दक्षिणापथ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ गांधारा महाजनपद वॉज इंद्रप्रस्थ। तो कुरु महाजनपद जो था, कुरु, उसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा भी हमारा गलत हो गया। तीसरा लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती महाजनपद वॉज माहिष्मती एंड द कैपिटल ऑफ सदर्न अवंती जनपद वॉज उज्जैन। तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। नॉर्दर्न जो अवंती था उसकी कैपिटल थी, आप कह सकते हैं उज्जैन, और दक्षिणी अवंती का जो कैपिटल था वो था आपका माहिष्मती। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो तीनों गलत हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना था, कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया था, महाशिलाकांतक और रसमुथाला। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है बिम्बिसार हैड पैट्रोनेज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल।
तो यहाँ पर अजातशत्रु होना चाहिए था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध सभा के आयोजन की व्यवस्था की थी, ना कि बिंबिसार ने। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। धनानंद को नंदोपक्रमणी एक विशेष माप के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा वो भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आपसे इनकरेक्ट का चयन करने के लिए कहा गया था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु ने फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उसको पेट्रोनेज दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। करेक्ट स्टेटमेंट का आपको यहाँ पर चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। तो उदयभद्र या उड्डयन को ही उदयभद्र कहा जाता था, उदयभद्र को ही आप कह सकते हैं उड्डयन कहा जाता था। और ही हैड फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटिलपुत्रा विच इज सिचुएटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उड्डयन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को पराजित कर उसे मगध का हिस्सा बनाना था। तो ध्यान रखिएगा, ये उड्डयन की आप कह सकते हैं अचीवमेंट नहीं था, ये शिशुंगा का अचीवमेंट था। ठीक है, शिशुनाग या शिशुंगा का। तो आप कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपको सही विकल्प का ही चयन करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पता लगाना है। पहला लिखा हुआ है महापद्मानंद को उसकी विशाल सेना के कारण पाली ग्रंथों में उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो महापद्मानंद को पाली ग्रंथों में उग्रसेन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को अस्थायी तौर पर राजगृह स्थानांतरित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी को अस्थायी तौर पर टेम्पररी वैशाली में शिफ्ट किया था, वैशाली में शिफ्ट किया था, ना कि राजगृह में। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो गलत का ही चयन करना था, तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। महापद्मानंद ने कलिंग राज्य को मगध में मिला लिया था और एक जिन्न की मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में लगाया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है महापद्मानंद को उत्कृष्ट यूनानी लेखक अग्रमीज और जिनेड्रमीज के नाम से पहचानते थे। महापद्मानंद को जो यूनानी लेखक थे वो अग्रमीज और जिनेड्रमीज के नाम से पहचानते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है धनानंद के बारे में, है ना, महापद्मानंद नहीं, बल्कि अगर धनानंद की बात करें तो धनानंद को जो यूनानी लेखक थे वो अग्रमीज और जेनेड्रमीज के नाम से पहचानते थे। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ऑफ पहले दूसरा हमारा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि घनानंद के लिए सर्व छत्रांतक शब्द का उपयोग किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं महापद्मानंद के लिए यूज होता था। जो सर्व आप कह सकते हैं छत्रांतक वर्ड था, ये महापद्मानंद के लिए यूज होता था, ना कि घनानंद के लिए। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है। आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। सूत पिटक, जिसको प्रवचन की टोकरी भी कहा जाता था, यह ग्रंथ बुद्ध वचन या बुद्ध के वचन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा है विनय पिटक, इसे अनुशासन की टोकरी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसमें पति मोक्का शामिल था, जो कि मठ संबंधी अनुशासन का उल्लंघन और उसका प्रायश्चित करने संबंधित सूची हुआ करती थी। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। सूत्र पिटक 5 निकायों से मिलकर बना था, इससे संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दीर्घ निकाय में लिखा हुआ है मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह था, जबकि ये था आपका मध्यम निकाय। ठीक है, मध्यम निकाय था मध्यम लंबाई के प्रवचनों का संग्रह, दीर्घ निकाय था आप कह सकते हैं लंबे प्रवचनों का संग्रह, जो संयुक्त निकाय था ये आत्मीय उक्तियों का संग्रह था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और जो अंगुत्तरा निकाय था ये आपके संख्या के अनुसार क्रम में रखे प्रवचनों का संग्रह था, ये भी करेक्ट है। खुद्दक निकाय आपका सूक्ष्म उक्तियों का संग्रह था, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो देखिए 3, 4, 5 सही हैं, 1 और 2 गलत हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना था, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द की वर्ड ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के मुख्य शब्दों से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चैत्य आप कह सकते हैं प्रेयर हॉल्स होता था मॉन्क्स के लिए, सन्यासियों के लिए प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता था। उपोसथा ये आप कह सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाले समारोह के लिए एक सेरेमनी हॉल या सेरेमनी आयोजित की जाती थी, उपोसथा। शक्र आप कह सकते हैं भगवान इंद्र को कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97।
निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है द्वितीय बौद्ध संगीत में बुद्ध की शिक्षाएं 3 श्रेणियों या टोकरियों पिटक में विभाजित हो गई, उपदेश, अनुशासन और उच्च ज्ञान, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं इनकरेक्ट है। ये हुआ था आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं बल्कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो पहला हमारा गलत हो गया। शर्मन वह जो सत्य को जानने का प्रयास करे, तो शर्मन जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, थेरागाथा वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुओं का पद वर्णन था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला गलत है, गलत का चयन करना था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हुआ है 583 BCE और राजगृह में आयोजित हुई थी। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, आपके ध्यान रखिएगा 483 में हुई थी, ना कि 583। 483 पहला हमारा गलत हो गया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हुआ है 383 BC वैशाली, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा हुआ है 263, जो कि होना चाहिए था 250 BC, ठीक है, पाटिलपुत्रा। तो पहला और तीसरा हमारा गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला है हीनयान का शाब्दिक अर्थ, ज्येष्ठों का सिद्धांत और थेरावदा का तात्पर्य लघु मार्ग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये उल्टा लिखा हुआ है, जो हीनयान है इसका आप कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ है लघु मार्ग, और ज्येष्ठों का सिद्धांत जो है ये आप थेरावाद को कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हीनयान को रूढ़वादी संप्रदाय भी माना जाता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। हीनयान के धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो कि बुद्ध शैक्षिक भाषा हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना था, पहला इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तृतीय बौद्धिक संगीत में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में संप्रदाय में बट गया, तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। और अगर तृतीय बौद्धिक काउंसिल की हम बात करें, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो यहाँ पर जो बौद्ध संगीत था उसमें त्रिपिटक को नियमबद्ध किया गया था, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था। तो दोनों स्टेटमेंट अल्टरनेटली इनवर्स लिखे गए हैं। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, नन ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.